तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर होगा द मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। कल हम लोग देख लिए थे अरब इन्वेजन, और कल का अगर रिवीजन थोड़ा करें तो अरब इन्वेजन में लास्ट में हम लोग देखे थे कि मोहम्मद घोरी को खोखर ट्राइब ने मार दिया था जब वो वापस घोर की ओर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना एक स्लेव गवर्नर को इंडिया में छोड़ दिया था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से क्या होता है, यही स्लेव्स रूल करते हैं, इसीलिए इसका डायनेस्टी का नाम पड़ा है स्लेव डायनेस्टी। हम लोग डायनेस्टी को इसलिए भी स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। तो ये जो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, ये 1206 से लेके 1290 एडी तक का इनका टाइम पीरियड होता है रूल करने का। सो एज वी नो, देखे थे हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक टर्किश स्लेव था, वो मोहम्मद घोरी के साथ आया हुआ था इंडिया, और जो कि एक स्लेव से काफी हाई रैंक तक पहुंच गया था आर्मी में। काफी हाई रैंक तक पहुंच गया था वो आर्मी में। लेकिन जब मोहम्मद घोरी का डेथ हो जाता है अराउंड 1206 एडी, सो इंडिया में क्या होता है, सीट खाली हो जाता है कि अब कौन रूल करेगा इंडिया के ऊपर। तो इंडियन पोजेशंस वाज एम्प्टी, और ये जो इंडियन पोजेशंस था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सीट खाली हुआ इंडिया में, ये पास हो जाता है किसके पास, ऐबक के पास। तो कह सकते हैं कि ऐबक वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। The real founder of Delhi Sultanate was Qutbuddin Aibak. He was first independent Muslim ruler of northern India. और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था टर्किश स्लेव, ये इसी के कारण ये स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे आती है रूल करने। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। एक्चुअली जब घोरी का तुम्हारा डेथ हो जाता है, तो जो घोरी के नोबेल्स रहते हैं उनको काफी दिक्कत होती है कि उनके नेक्स्ट सक्सेसर कौन होंगे उसको खोजने में। तो उसी में से ये बहुत ज्यादा ही ट्रस्टेड स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी का। इसलिए लोगों ने बोला कि नोबेल्स ने क्या किया, इन्हीं को बना दिया नेक्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। जैसे ही ये थ्रोन पे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इनका 4 साल का ही कार्यकाल रहता है, 1206 से 1210 एडी तक का ही। जैसे ही ये आते हैं थ्रोन पे, ये एक टाइटल लेते हैं, ये टाइटल लेते हैं लाख बख्श। अपने लिए एक टाइटल लेते हैं लाख बख्श का, इसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स, दानवीर। लेकिन ऐसा होता था कि कोई भी अगर भारत का सुल्तान बनता था, तो वो सबसे पहले क्या करता था, अपने नाम का एक सिक्का चलवाता था पूरा भारत में जो चलेगा उसके नाम का सिक्का चलेगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का कभी भी सिक्का इशू ही नहीं किया। अपने नाम का सिक्का कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इशू नहीं किया। तो इनके टाइम में जो कॉइन्स चलता था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम, वो घोरीज के समय का ही कॉइन था। और घोरीज के कॉइन का एक वंडरफुल फीचर ये था कि उसमें एक साइड तो घोरी हुआ, और दूसरे साइड जो हुई माता सरस्वती का पिक्चर होता था दूसरे साइड पे। हैड पिक्चर ऑफ सरस्वती ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन। एक साइड में क्या था, माता सरस्वती का भी पिक्चर रहता था। ये एक यूनिक फीचर था इनके कॉइन का। अब क्या होता था कि जो भी यहाँ पे बने सुल्तान, वो अपने नाम का खुतवा पढ़वाते थे। खुतवा होता है, एक इस्लाम धर्म में होता है पढ़वाना पवित्रता के लिए। तो वो खुतवा पढ़वाते थे अगर सुल्तान बनने पे। लेकिन घोरी ने कभी भी ये खुतवा अपने नाम का नहीं पढ़वाया, और ना ही कभी वो घोरी जिस सिंहासन पे बैठता था उस सिंहासन पे कभी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बैठा। हो सके वो स्लेव था, वो सोचता हो कि लोग उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, उसको उखाड़ फेंकेंगे अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, तो शायद इसलिए भी वो, या फिर गोरी के प्रति काफी रेस्पेक्ट था उसके लिए, इसीलिए वो ना ही कॉइन इशू करवाता है, ना ही थ्रोन पे बैठता है, और ना ही खुतवा पढ़वाता। मतलब कोई भी फॉर्मेलिटी वो नहीं करता है ऑफ बिकमिंग ए सुल्तान।
ऐबक जो था वो काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने अपने सारे जो उसके एनिमीज थे उसके ऊपर जीत पा लेता, या तो उनको कॉन्साइल करके, अपने में मिला के, या फिर अपने पावर से। अगर बात से मान गए तो ठीक, वरना अपने पावर के यूज करके वो उनको अपने में मिला लेता था। तो इन्होंने एक यल्दुज नामक आदमी को इन्होंने हराया था। क्यों? क्योंकि वो जो था गजनी के थ्रोन पे घोड़ी के जगह पे कब्जा जमाना चाहता था। तो इन्होंने यल्दूज को भी हरा हरा दिया था। उसके बाद सक्सेसर ऑफ जयचंद, याद करो जयचंद बताए थे लास्ट क्लास में, उसका बेटा था हरिश्चंद्र। जयचंद का बेटा आ गया हरिश्चंद्र, कन्नौज इलाका में। सो इस हरिश्चंद्र को भी एक्चुअली क्या होता है, जयचंद के मरने के बाद ये हरिश्चंद्र भी बहुत ज्यादा इलाका पे कब्जा किए हुए रहता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस हरिश्चंद्र को भी हरा देते हैं, और फिर जो बदाऊं वाला इलाका है और फर्रुखाबाद वाला इलाका यूपी में है अभी, इसको वापस अपने में मिला लेते हैं। हरिश्चंद्र को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कॉन्कर्ड बदायूं एंड फर्रुखाबाद, अपने में कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों को मिला लेते हैं। उसके बाद कुछ देखते हैं कि ऐबक ने कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाए थे। जैसे कि ये सब क्वेश्चंस आता है नॉर्मली, ऐबक इनमें से कौन सा चीज कंस्ट्रक्ट करवाया था? एक है ढाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में। दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअली इसके पीछे इस ढाई दिन का झोपड़ा कंस्ट्रक्ट करवाने के पीछे एक कहानी है कि ऐबक एक बार गए हुए थे अपने जितने सिपाही उपाही हैं नोबल्स के साथ कहीं पे। तो उस जगह पे क्या हो, वो बाकी लोग से बिछड़ जाते हैं और ये किसी और रास्ता पे चले जाते हैं। सो ये गुम हो जाते हैं। तो एक रात इनको जब ये गुम हो गए होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो इनको एक झोपड़ी दिखती है जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती है। तो उसी में रात गुजारते हैं और वहीं पे खाना भी खाते हैं। अगले दिन इनके जो सहपाठी लोग होते हैं, बाकी लोग, वो लोग आते हैं इनको लेने के लिए। सो उसी के याद में वहां पे उस बूढ़ी औरत के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा महल खड़ा करवा दिया था उस झोपड़े के जगह पे। तो उसी को बोलते हैं ढाई दिन का। वहां 2.5 दिन तक टिके हुए थे वो, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में था। ठीक है। उसके आगे देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कुव्वत उल इस्लाम। ये एक मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद है, ये दिल्ली में है। एक्चुअली ये जो कुव्वत उल इस्लाम था, ये सबसे पहले एक जैना टेम्पल था। ये जैन लोगों का एक टेम्पल था। अब क्या हुआ था, इस जैन टेम्पल यहाँ पे चौहान्स आ गए थे दिल्ली में। तो चौहान्स ने क्या किया, इस जैन टेम्पल को हटा के वहां पे एक विष्णु टेम्पल खड़ा कर दिया। लेकिन फिर जब ऐबक आते हैं, वो इस विष्णु टेम्पल को हटा के यहाँ पे क्या बनवा देते हैं, एक मस्जिद बनवाते हैं जिसको बोलते हैं कुव्वत उल इस्लाम। क्यों? ताकि ये स्ट्रेंथ दिखाए इस्लाम का। इस्लाम का स्ट्रेंथ दिखाने के लिए विष्णु टेम्पल हटवा के यहाँ पे बन जाता है एक मॉस्क। सबसे पहले जैन टेम्पल को हटाया चौहान ने, विष्णु टेम्पल बनाया, विष्णु टेम्पल बन गया मॉस्क दिल्ली में। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनका अचीवमेंट कह सकते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं। क्यों? ये एक चिश्ती सूफी सेंट रहते हैं, एक सूफीज्म है, एक सेक्ट है। तो उसी के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक बहुत बड़े सेंट थे सूफीज्म के। सो इन्हीं के याद में एक्चुअली कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि किसके याद में कमेमोरेशन में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ही वाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसलिए कुतुब मीनार नाम है। नॉट कि कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम कुतुब है, इसलिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। सो ये कहाँ पे है? मेहरौली दिल्ली में। लेकिन इससे पहले कि ये कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का खत्म करवाते, 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती। कैसे मृत्यु होती है? एक्चुअली ये जो ऐबक हैं, ये गिर जाते हैं तुम्हारा घोड़ा से पोलो खेलते वक्त। एक्चुअली छौगान बोलते हैं उसको। तो वहां से गिरने के बाद इसे इंजरी हो जाता है, और उस इंजरी से ये डेथ कर जाते हैं। और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर से सीट खाली हो जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट रूलर कौन है।
तो जो यहाँ पे नेक्स्ट रूलर है उनका नाम है आरामसा। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के रूलर है आरामसा, जो कि 1210 एडी में थ्रोन पे आते हैं। तो आरामसा, वो जो नोबल्स होते हैं, जो हाई क्लास के लोग जो कोर्ट में रहते हैं उनको नोबल्स बोलते हैं यहाँ पे, जो कि डिसाइड करते हैं कौन थ्रोन पे बैठेगा, और सब भी कोर्ट का जो भी काम होता है इन्हीं के हाथ में रहता है, लगभग पावर्स भी इन्हीं के हाथ में रहता है। तो इन नोबल्स ये बिलीव करते थे कि आरामसा जो है वो एक एडॉप्टेड सन है ऐबक का। लेकिन अलग-अलग क्लास ऑफ नोबल्स होते थे, जैसे कि लाहौर के अगर नोबल्स हैं तो लाहौरी नोबल्स, अफ़गान के तो अफ़गानी नोबल्स, अगर वो हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तानी नोबल्स, इस तरह बहुत सारे क्लास ऑफ नोबल्स। उसी में से था एक नोबल्स ऑफ लाहौर। अब नोबल्स ऑफ लाहौर ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनका एक एडॉप्टेड सन था तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक का आरामसा। ये लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो ये जो नोबल्स ऑफ लाहौर हैं, ये इनवाइट कर देते हैं इल्तुतमिश को। अब क्या है, नोबल्स ऑफ लाहौर बोलते हैं इल्तुतमिश को कि आओ, यहाँ पे देखो ये जो क्लास ऑफ नोबल्स हैं, ये एक आराम शाह को बैठा दिया, जो कि बोलते हैं ये लोग कि ये अडॉप्टेड सन है, हो सके ये नहीं हो, उन्हें नहीं पता था। सो इल्तुतमिश को जो इनवाइट करते हैं, एक्चुअली ही वाज गवर्नर ऑफ बदायूं। बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश उस समय। और ये नोबल्स ऑफ लाहौर इसलिए मानते हैं कि तुम्हारा इल्तुतमिश को आना चाहिए आराम शाह की जगह, क्योंकि ही वाज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ऐबक के पास सिर्फ एक डॉटर थी, कोई सन नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बोला अडॉप्टेड सन है, इन्होंने बोला, लाहौर वाले ने बोला नहीं नहीं है, तो इल्तुतमिश को बुला लो, जो सन इन लॉ ऑफ ऐबक है वही राइटफुल सक्सेसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक का। सो सन इन लॉ ऑफ ऐबक जो था, एक और था, एक इल्तुतमिश तो था ही, और एक था कुबाचा करके। दो सन इन लॉ। कुबाचा बाद में पिक्चर में आएगा, बताएंगे। तो ही वाज गवर्नर ऑफ मुल्तान। एक था गवर्नर ऑफ बदायूं इल्तुतमिश, एक था गवर्नर ऑफ मुल्तान कुबाचा, दो सन इन लॉ। अब इल्तुतमिश को बुलाया जाता है बदायूं से, और वो आके आराम शाह को हरा देता है। ही वाज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश, और इस तरह इल्तुतमिश आराम शाह को हरा के सुल्तान बन जाते हैं। और इल्तुतमिश का नाम सुल्तान बनने के बाद होता है शमशुद्दीन, SHAMSUDDIN, शमशुद्दीन। शमशुद्दीन नाम लेते हैं सुल्तान बनने के बाद। और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह को मुश्किल से कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद इल्तुतमिश थ्रोन पे आ जाते हैं आराम शाह को हरा। अब देखते हैं हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश का जो पीरियड था वो था 1210 से 1236, काफी ज्यादा समय ये लोग रहे थे। तो इनको एक्चुअली काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है कि जो बिखरा हुआ था पावर दिल्ली सल्तनत का, उसको एकत्रित करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो कंसोलिडेशन का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। जो इतना भी अनफिनिश्ड वर्क था ऐबक का, वो कंप्लीट करते हैं इल्तुतमिश। अब जो इस समय तक दिल्ली सल्तनत होता है वो काफी बड़ा टेरिटरी में फैल जाता है। उसके बाद ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते हैं इल्तुतमिश आके। अब जो लोग नोबल्स जो थे, जो इनको ट्रस्ट नहीं करते थे, उनको हटाते हैं और अपने इर्द गिर्द ट्रस्टेड नोबल्स और ऑफिसर्स को रखते हैं। उसी तरह से मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात से पीएम आए हैं, और कोई पीएमओ में बैठा हुआ है आईएएस ऑफिसर्स, जो कि बाकी किसी स्टेट का है, जिसको वो ट्रस्ट नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, पीएमओ से वो सब लोग आईएएस ऑफिसर्स को हटा के अपने गुजरात कैडर वाले ऑफिसर्स को लगा देंगे, जो इस पे वो उनका ट्रस्ट हो। और इन ऑफिसर्स को कंबाइन करके, जितने भी ऑफिसर्स हैं, इन सब को कंबाइन करके टोटल 40 ऑफिसर्स का ग्रुप बनाते हैं। इस तरह टोटल 40 ऑफिसर्स का ग्रुप बनता है, और इस 40 ऑफिसर्स का ग्रुप को कहते हैं हम लोग तुर्कन ए चहलगनी। ये 40 ऑफिसर्स का ग्रुप को कहते हैं तुर्कन ए चहलगनी। और शॉर्ट में जो हिस्ट्री में नॉर्मली लिखा है, इसी को बोलते हैं चालीसा। ये इन्हीं को कहेंगे चालीसा। तुर्क ए चहलगनी बोलेंगे या चालीसा बोलेंगे इनको।
अब क्या होता है, जब ये चहलगनी को ऑर्गेनाइज कर देते हैं एंड ऑल, तो काफी ज्यादा पावर इनके पास आ जाता है, चहलगनी के पास, क्योंकि ये ऑफिसर्स रहते हैं। अब इल्तुतमिश जो था, उनके बारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, सो ही वाज आल्सो काफी फोर साइटेड रूलर थे। उन्हें आगे दूर दृष्टि की सोचने की शक्ति थी, ठीक है, कि वो दूर का सोच सकते थे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम एंड ऑल, ये लोग काफी दूर का सोचते थे। उन्होंने अपना जो पावर है वो कंसोलिडेट किया। सबसे पहले दिल्ली में आते साथ हम लोग ये देखे थे। और उन्होंने क्या किया, जो पावर्स सेंट्रल एशिया में थे, ये सेंट्रल एशिया था, ये इंडिया था, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया से ये लोग आए हुए थे एंड ऑल, ये सब अफगानिस्तान एंड ऑल से। तो यहाँ पर जो घोरीज गजनवीज ये लोग थे, तो इनका कंट्रोल इंडिया के ऊपर के सुल्तान के ऊपर रह रहा था। इल्तुतमिश ने क्या किया, ये कनेक्शन को तोड़ देते हैं। सो अब जो गजनी और घोरीज है ये सेपरेट, और इंडियन सल्तनत डिफरेंट। तो इन दोनों के बीच में जो पॉलिटिक्स चल रहा था उसको काट देते हैं ये, ठीक है। तो इनका जो कनेक्शन है गजनी से, घोर से और सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स से, उससे ये सेपरेट कर देते हैं दिल्ली का पॉलिटिक्स। दोनों का पॉलिटिक्स अलग हो गया। अब ये थ्रोन पे आने के बाद जिस तरह हम देखे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोरीज के नाम पे ही सब कुछ किया, कभी कोई वैसा फॉर्मेलिटी नहीं किया जो सुल्तान बनने का फॉर्मेलिटीज था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा किया। इन्होंने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, और इन्होंने अपने नाम का कॉइन्स को भी इशू करते। इल्तुतमिश को अब पता था कि ये लोग जो है स्लेव्स ही थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो लोग हो सके नहीं माने इनका अथॉरिटी। तो अपना अथॉरिटी को और मजबूत करने के लिए इनके पास एक आइडिया आया, क्यों ना हम कैलिफ कैलिफ के पास चले जाएं, खलीफा के पास चले जाएं, और उनसे एक लेटर लिखवा लें। और लेटर में लिखवा लें कि दैट ही इज द राइटफुल रूलर ऑफ इंडिया, मतलब ये अपना लेजिटिमेसी सिद्ध कर पाए। तो इसको कहते हैं लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर, लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर। तो ये लिखवा लेते हैं 1299 एडी में, किससे, उस समय अब्बासिद कैलिफेट रहते हैं, उन्हीं से ये लिखवा लेते हैं ऑफ बगदाद। और एक लेजिटिमेसी मतलब लीगल अथॉरिटी पा लेते हैं यहाँ। इस तरह वो लीगैलिटी अपना, जो थ्रोन पे लीगैलिटी, वो सिद्ध करते हैं इल्तुतमिश। इनके टाइम पे जो कॉइन्स ये जो इशू किए थे इल्तुतमिश, इस पे भी कॉइन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो ही गेव द सल्तनत टू ऑफ इट्स बेसिक कॉइन्स, दो बेसिक कॉइन्स देते हैं। एक सिल्वर कॉइन रहता है जिसको ये लोग टंका बोलते थे, और एक कॉपर कॉइन जिसको जित्तल। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टंका और जित्तल क्या है। सो दीज आर द सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश जब थ्रोन पे आए थे, इनके सामने काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। एक एक करके देखेंगे कि इल्तुतमिश के आगे कौन कौन से चैलेंजेस थे और वो कैसे कैसे डील करते हैं अपने चैलेंजेस को। इल्तुतमिश के आगे सबसे बड़ा चैलेंज था राजपूताना। ये लोग आए दिन क्या करते थे, रिवोल्ट करते थे। जैसे ही इल्तुतमिश गया या फिर कोई रूलर गया, गायब हुआ, ये लोग अपना इंडिपेंडेंस को सिद्ध करते थे, बोलते थे अब हम इंडिपेंडेंस हो गए थे। थर थे ये लोग कि जब भी कोई आए रूलर तो ठीक है, हम लोग हार गए तो मान लेंगे, और जब चले गए तो फिर अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे ये लोग। सो इन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एंड आराम शाह के टाइम पे राजपूताना ने फिर से इंडिपेंडेंस अपना सिद्ध किया हुआ था। तो इल्तुतमिश ने पर्सनली कैंपेन्स लगाया राजपूतों के खिलाफ, और सारा राजपूताना को फिर से रिकैप्चर करके सब्जुगेट अपने अंदर करते हैं। तो राजपूताना को इस तरह सब्जुगेट करते हैं खुद में फिर से। याद करो यल्दूज, जो सुल्तान ऑफ घोर था। तो ये यल्दूज और जलालुद्दीन मंगूर बनी दो रूलर थे। एक्चुअली जलालुद्दीन मंगूर बनी जो रूलर थे, वो ख्वारिज्म करके एक जगह एम्पायर था लाहौर की, वहां से लाहौर आए थे ये दोनों। यल्दूज और ख्वारिज्मिन के जो एम्पायर थे जलालुद्दीन मंगूरबनी, दोनों लाहौर आते हैं। एक्चुअली इनका कहना था कि ऐबक के डेथ के बाद जो राइटफुल सक्सेशन है दिल्ली पे, दिल्ली का गद्दी पे, वो होना चाहिए तुम्हारा यल्दूज का। क्योंकि उस समय हम लोग बताए थे कि सेंट्रल एशिया का जो पॉलिटिक्स था वो कनेक्टेड था इंडियन पॉलिटिक्स से। तो यहाँ का सुल्तान अगर डेथ कर गया तो यहाँ का सुल्तान जो है उसको रूल करना है दिल्ली के ऊपर। तो इस तरह ये लोग राइटफुल सक्सेशन यल्दूज बोलते हैं कि मेरा राइटफुल सक्सेशन दिल्ली के तौर पे इल्तुतमिश का नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश जो है ये यल्दूज को हरा देते हैं और
देश निकाला कर देते हैं, बोलते हैं अब तुम निकलो यहाँ से। और उसके बाद यलदूत सीन से बाहर हो जाता है और जलालुद्दीन मंगूर बनी अपना वापस ख्वारिज़्मिन चले जाते हैं। तो ये भी जो प्रॉब्लम था इल्तुतमिश के आगे सॉल्व, पहला राजपूताना वाला प्रॉब्लम इनके सामने सॉल्व, यलदूज वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखते हैं कुबाचा। याद करो कुबाचा, बताए थे ही वाज द अनदर सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गवर्नर ऑफ मुल्तान था, सन इन लॉ ऑफ ऐबक। अब कुबाचा को किसी ने भड़का दिया होगा कि तुम भी सन इन लॉ हो ऐबक के और इल्तुतमिश भी है, तो तुम क्यों नहीं सुल्तान बन सकते, वो क्यों बना। तो कुबाचा इसलिए अटैक कर देता है लाहौर पे 1217 पे, लेकिन इल्तुतमिश उसको हरा देता है। लेकिन छोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि चलो ये भी सन इन लॉ है, वो भी सन इन लॉ है, दोनों ऐबक के फैमिली का, एक ही फैमिली का आदमी है, छोड़ो हटाओ। लेकिन ये थेत्तर होता है और ये बात मानता नहीं है, फिर से लाहौर को अटैक करता है ये 1227 में। इस बार भी इल्तुतमिश जाके खुद से इसको हराते हैं, और जिस समय हराते हैं ये भाग रहा होता है और इसके पीछे इल्तुतमिश की आर्मी जा रही होती है। एक जगह पे कुबाचा को पकड़ा जाता है और उसे डुबा दिया जाता है, कहाँ, सिंधु नदी में। सिंधु नदी में उसे डुबा के मार दिया जाता है जब वो भाग रहा होता है बैटल फील्ड से, और इस तरह कुबाचा भी मर जाता है और सीन से क्लियर हो जाता है। इल्तुतमिश का तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व, राजपूताना के बाद यलदूत सॉल्व, कुबाचा सॉल्व, ये सब सॉल्व। चौथा प्रॉब्लम था चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल लीडर था, चंगेज खान एक मंगोल लीडर था जो ख्वारिज़मिन था। बी नंबर पॉइंट याद करो, ख्वारिज़मिन, जिसके रूलर थे जलालुद्दीन मंगूर बनी। तो मंगोल्स ने के जो लीडर चंगेज खान ये अटैक कर देते हैं ख्वारिज़मिन पे, यानी जलालुद्दीन मंगूर बनी पे। तो मंगू बरनी साहब उतने काबिल नहीं थे कि ये चंगेज खान को रोक पाए। मंगूर बनी वहां से भाग के, तुम्हारा ख्वारिज़मिन से भाग के आ जाता है इल्तुतमिश के पास, और इल्तुतमिश को बोलता है कि चलो मैं और तुम मिलकर साथ में चंगेज खान से लड़ाई करते हैं। सो दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट चंगेज खान, जॉइंट फाइट चाहिए था मंगूर बनी को। इसलिए चंगेज खान देखना चाहता था कि ये लोग जॉइंट फाइट देता है कि इल्तुतमिश बोलता है मंगूर बनी को कि तुम जाओ, हमको नहीं लड़ना है। इसलिए चंगेज खान जो है तुम्हारा रिवर इंदस को क्रॉस नहीं करता है और इंदस के उधर ही पे ही कैंप अपना गाड़ के खड़े पे रहता है इंतजार में। लेकिन इल्तुतमिश भी हम बताया कि फोर साइटेड थे, उन्हें पता था कि मंगूर बनी फिर से कुछ करेगा काम, और उसके चलते हम क्यों चंगेज खान से लड़ाई करें। तो मंगूर बनी को क्या करते, चंगेज खान बोलता है तुम निकलो मेरे कोर्ट से, हमको तुम्हारा साथ नहीं देना, क्योंकि पिछली बार तुम भी यलदूज के साथ आए थे लड़ने, तो तुम्हारा कोई भरोसा है नहीं। और उनको एक्सपेल, जलालुद्दीन मंगूर बनी को एक्सपेल कर दिया जाता है कोर्ट से इल्तुतमिश के द्वारा। ये सुनते ही चंगेज खान भी वापस लौट जाते हैं और वो इंडस रिवर क्रॉस नहीं करते। लास्ट टाइम याद करो अलेक्जेंडर भी लौट गए थे, और इस तरह चंगेज खान भी लौट जाते हैं तुम्हारा इंडस रिवर के पास। एंड और इस तरह इल्तुतमिश का चैलेंजेस जो है चारों सॉल्व होता है। कोई डाउट यहां तक? ठीक, फिर आगे हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश का एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली क्वेश्चंस यही सबसे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉइन्स, यही सबसे क्वेश्चंस आता है नॉर्मली। इल्तुतमिश जो है उसका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर शेप दे दिए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने बहुत कुछ बनवाया था इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आज आरबीआई एंड ऑल है, सेबी एंड ऑल, ये सब क्या एक इंस्टीट्यूशंस, उसी तरह का कुछ इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। जैसे कि एक था इक्ताज, फिर आर्मी और करेंसी सिस्टम में भी काफी ज्यादा इन्होंने सुधार किया था। क्या हुआ था कि अगर इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल देना है किसी कॉन्कर्ड इलाका पे, तो वहां पे क्या करते थे, ये इक्ताज इशू कर देते थे टू हिज टर्किश ऑफिसर्स। मान लो ये कोई इलाका जीते यहाँ पे, और ये जो इलाका है यहाँ पे इसको ये कॉन्कर कर गए। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए इनको, तो ये क्या करेंगे, कोई एक अपना टर्किश ऑफिसर जिसको ये ट्रस्ट करते थे उसको यहाँ का इंचार्ज संभाल लेंगे, तो ये एक इक्ता कहलाता था।
ये एक इक्ता कहलाया, ये एरिया एक इक्ता था, और जो इसको रूल करते थे या गवर्न करते थे जो ऑफिसर, उसको इक्तादार बोलते थे। आगे डिटेल में देखते हैं हम लोग इक्ता सिस्टम डिटेल में क्या था, क्योंकि काफी क्वेश्चन आता है इक्ता सिस्टम। अब इक्ता सिस्टम को हम लोग देखते हैं क्या था ये इक्ता सिस्टम। दिस वाज बाय इल्तुतमिश। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो भी इंडियन टेरिटरी कैप्चर करते थे ये टर्क्स, उसको डिवाइड कर दिया जाता था छोटे छोटे पार्ट में, और इस हर पार्ट को एक इक्ता बोलते थे। ये इंडिया है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये सब कॉन्कर्ड टेरिटरीज है, और ये सब अलग अलग इक्ताज है। सो हर इक्ता को कंट्रोल में डाल दिया गया था एक ऑफिशियल, एक टर्किश ऑफिशियल के अंदर। हर एक का इक्ता का एक ऑफिशियल होगा, जिसको हम बोलते हैं मुक्ता, इक्तादार, या फिर ओवाली बोलते थे। जो हेड करता था इनको, उसको मुक्ता, इक्तादार या फिर ओवाली बोलते थे। तो इनमें बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डाल दिया गया था, इनके पास बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दिया गया था इस पूरे टेरिटरी का। तो ये जो इक्तादार्स होते थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल, मतलब इस टेरिटरी का पूरा एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होता था। जैसे कि लैंड रेवेन्यू, लैंड पे जो टैक्स एंड ऑल रेवेन्यू एंड ऑल, वो सब कलेक्शन, उसका मेंटेनेंस। फिर ये लोग कुछ छोटा छोटा आर्मी कंटिजेंट भी ये लोग संभालते थे, उसका सब कुछ। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का, वो भी इन्हीं के हाथ में होता था। और उसके बाद यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन ये लोग किए, तो इन यहाँ पे जो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, मिलिट्री मेंटेन कर रहे थे, उन सब का सैलरी देना, सब कुछ एक्सपेंस देना, प्लस पर्सनल एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस देने के बाद जो भी रेवेन्यू बचता था, तो इन इक्तादार्स को वो देना होता था वापस सेंट्रल ट्रेजरी को, यानी वापस इल्तुतमिश को देना पड़ेगा जो भी बचेगा यहाँ से। लेकिन ये लोग इक्तादार तो शायद कुछ भी कर सकते थे, बोलते कि इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, तो अकाउंटिंग मेंटेनिंग का जरूरत था। बट इल्तुतमिश कभी भी ऑडिटिंग को इन्फोर्स यहाँ पे नहीं करते कि चेक किया जाए कि कितना कमाई हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ। वो ज्यादातर ऐसे ही आ जाता था पेपर और रखा रहता था, कभी भी उसको क्रॉस चेक नहीं करते थे, ऑडिटिंग नहीं करते थे। एक्चुअली इल्तुतमिश जो फोर साइटेड ऑब्वियसली थे ही, उन्होंने काफी ज्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी देख लिया था। कहाँ पे? दोआब वाला रीजन। दोआब मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अब हम पहले भी बताते कि ये इंडिया अगर है और यहाँ से गंगा यमुना ये सब बह रही है, तो इसके बीच का लैंड जो है ये है तुम्हारा दोआब, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। काफी फर्टाइल होगा, काफी रिच होगा इन रिसोर्सेस, तो काफी मनी भी आएगा। तो इन्हें पता था कि यहाँ पोटेंशियलिटी जो दोआब का है काफी है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्स आएगा, है ना। सो इक्ताज को क्या किया गया था? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, इस दोआ वाला रीजन को डिफरेंट डिफरेंट इक्ताज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ताकि ये दोआ वाला रीजन पे फिनेंशियल कंट्रोल भी बनाया जा सके और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बनाया जा सके। स्पेशली प्रेस्टिजियस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब वही गंगा यमुना वाला क्षेत्र में ऐसे करते हैं। तो यहाँ से रिसोर्सेस, मतलब इस एरिया का सिक्योरिटी, लॉ ऑर्डर सब कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि रेवेन्यू इनका कंटिन्यूअस रहे। प्लस अगर हम आगे देखें कि और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल, ये सब में देखते हैं थोड़ा। तो आर्किटेक्चर में जो कुतुब मीनार आधा छोड़ के डेथ हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इस कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट करते हैं तुम्हारा इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? सो इट वाज इल्तुतमिश। जो तुम्हारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनका डेथ हो गया था 2 फ्लोर में ही। कुतुब मीनार का 2 फ्लोर बनाने वक्त ही उनका बीच में डेथ हो गया था, सो दिस वाज इनकम्प्लीट। बाकी का जो 2 फ्लोर है, दैट वाज एडेड बाय इल्तुतमिश। बाकी का 2 फ्लोर को भी इल्तुतमिश बनवाते हैं। लेकिन आज तुम जब देखोगे कुतुब मीनार को, तो ये 5 फ्लोर का है, और जो 5वां फ्लोर है वो मार्बल्स का है। बाकी 4 फ्लोर रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल दिखेगा, लेकिन 5वां फ्लोर मार्बल्स का दिखेगा। तो ये 4 फ्लोर तक तो कंप्लीट करवा दिए थे इल्तुतमिश, लेकिन जो 5वां फ्लोर है इस मीनार का, ये ऐड करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। आगे देखेंगे हम लोग फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी में। तो मीनार को 5th फ्लोर ऐड करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश जो है, उनका जो नाम था लेने के बाद, सुल्तान बनने के बाद शमसुद्दीन था, तो उनका फैमिली नेम भी शमशी था।
सो ही ऑल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड, एक टैंक बनवाते हैं शमशी टैंक करके अपने फैमिली नेम पे, जिसे नॉर्मली कहा जाता है हौज ए शमशी। ये काफी फेमस टैंक है शमशी टैंक। अब इल्तुतमिश अपने मृत्यु से पहले, एक्चुअली बिफोर हिज डेथ, अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाना चाहते, क्योंकि जानते थे इनका जो बड़ा बेटा था वो नालायक था, काफी नालायक था इनका बड़ा बेटा। तो ये चाहते थे कि इनकी बेटी रजिया नेक्स्ट सुल्तान बने। इसलिए क्या, और वो जानते ही थे ये बात कि उनका जो बेटा है रजिया को बनने नहीं देगा उनके मरने के बाद सुल्तान, इसलिए वो अपने जीते जी ही रजिया के नाम का सब जितना फॉर्मेलिटी होता है सुल्तान बनने का वो सब कंप्लीट करवाना चाहते थे। इसलिए रजिया के नाम पे उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने कॉइन्स भी इश्यू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, इल्तुतमिश का जब डेथ हो जाता है तो याद करो एक चालीसा का ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 40 ऑफिसर्स चहलगंज, जो काफी पावरफुल थे। सो वो कोशिश करते हैं डोमिनेट करने का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के ऊपर। ठीक है, वो पूरा कोशिश करते हैं कि हम स्टेट के ऊपर राज करें, पूरा डोमिनेट करें। जैसा कि मैंने बताया कि इल्तुतमिश के एक बड़े बेटे भी थे, रकमुद्दीन फिरोज, रकमुद्दीन फिरोज, और बेटी थी रजिया। तो रकमुद्दीन फिरोज, जैसा कि उनको शक था, उनके डेथ के बाद रजिया को वो सुल्तान बनने नहीं देता है, उसका बड़ा भाई रजिया को सुल्तान बनने नहीं देता है रकमुद्दीन फिरोज। लेकिन रकमुद्दीन फिरोज ठहरे नालायक, और जो लोग थे दिल्ली के वो भी काफी परेशान थे रकमुद्दीन फिरोज से और उनके पॉलिसीज से। तो इस चीज को रजिया जो है काफी गौर से देख रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था रकमुद्दीन फिरोज के साथ। बात है 1236 का। एक दिन रकमुद्दीन फिरोज बाहर था हंटिंग के लिए, दिल्ली से बाहर गया हुआ था हंटिंग एंड ऑल के लिए, कुछ दिन के लिए बाहर गया था। इसी वक्त रजिया जो है शाम के वक्त जब नमाज पढ़ा जाता है, जो काफी मुस्लिम लोग आते हैं तुम्हारे जामा मस्जिद में, वहां पे चली जाती है और वहां पे अपील करती है लोगों से कि फिरोज को हटाओ तुम लोग मिलके और मुझे सुल्तान बना दो, तो मैं तुम्हें बहुत सारी रियायतें दूंगी और जो कष्ट आप लोग को हो रहा है रकमुद्दीन फिरोज के कारण उससे भी छुटकारा देंगे। तो जो लोग होते हैं दिल्ली के, वो क्या करते हैं, रकमुद्दीन फिरोज जब समय आते हैं उससे पहले ही रजिया सुल्तान को दिल्ली के थ्रोन पे बैठा देते हैं, और जब रकमुद्दीन फिरोज आते हैं उन्हें बैठने नहीं दिया जाता है दिल्ली के लोगों के द्वारा। तो दिल्ली के लोग ही रजिया सुल्तान को दिल्ली के थ्रोन पे बैठा देते हैं और रकमुद्दीन फिरोज को हटा देते हैं, और इस तरह रजिया सुल्तान इज द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। दिल्ली सल्तनत की नेक्स्ट सुल्तान है रजिया। किसी को कोई डाउट कमेंट करो। तो स्टार्ट करते हैं रजिया सुल्तान थोड़ी देर में। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत में, इट वाज फ्रॉम 1236 से 1240, 4 साल का कार्यकाल था। तो ऑब्वियसली था तो कि इल्तुतमिश का जो फर्स्ट चॉइस थी वो रजिया ही थी। ठीक है, तो जो पहला चॉइस था वो रजिया ही थी तुम्हारा इल्तुतमिश की। इसलिए इल्तुतमिश ने अपना जो सक्सेसर है वो रजिया को ही चुना था। उस समय के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे अल बर्नी, अल बर्नी, अल बर्नी। उन्होंने लिखा है अपने बुक्स में कि रजिया जो थी वो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर थी। वो जो नोबल्स थे और जो चालीसा के ग्रुप थे उनको डोमिनेट करने देती ही नहीं थी अपने ऊपर, वो कभी अपने ऊपर डोमिनेट करने ही नहीं देती थी। जब भी वो कोर्ट घुसती थी तो वो आती थी बिना हिजाब का, जो मुस्लिम्स लोग पहनते हैं ना अपना फेस फेस कवर करके हिजाब, सो बिना हिजाब का आती थी। बिकॉज सी यूज टू ड्रेस लाइक मेल, बूट्स वगैरह एकदम कोट वगैरह पहन के आती थी वो कोर्ट में। सी यूज टू ड्रेस ऑल लाइक मेल्स। और अगर कोई भी किंगडम रिवोल्ट करता था कुछ भी, सो वो पर्सनली लीड करती थी पूरा आर्मी कैंपेन को और जाती थी उस रिवोल्ट को सप्रेस करके आती थी। सो शी हैड पर्सनल सुपर
विजन एंड सप्रेशन। और जितने भी डिपार्टमेंट्स थे स्टेट के, उसको सुपरवाइज करना एंड ऑल, वो सब खुद देखती थी, वो इतनी कैपेबल थी। ऑब्वियसली था उनके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज था, लेकिन एक जगह वो बहुत अनफेयर थी, एक जगह पे अनफेयर बहुत थी, और वही उनको काफी घाटा पहुंचाता है आगे। क्यों? क्योंकि वो क्या की, जो नोबेल क्लास थे, ऑफिसर्स एंड ऑल नोबेल्स क्लास थे, इसमें काफी टर्क्स लोग थे, और ये लोग काफी पावरफुल हो रहे थे। तो ये लोग उठा पटक कर रहे थे कि कौन सुल्तान बनेगा, नहीं उनका सुल्तान बनेगा, इस तरह करके। तो ये चाहती थी कि एक नॉन टर्क्स का ग्रुप बने, और कुछ जो ऑफिसेस हैं वो नॉन टर्क्स को ये दे देती हैं। नॉन टर्क्स को ये क्या करती हैं, कुछ ऑफिसेस दे देती हैं। इससे क्या होता है, जो टर्किश के अमीर रहते हैं, नोबल्स रहते हैं, वो काफी गुस्सा हो जाता है तुम्हारे रजिया सुल्तान से। स्पेशली एक टाइम आता है जब जो एक एब्सिनियन रीजन हो रहा है, एक एब्सिनियन, उसका एक आदमी है मलिक जमाल उद्दीन याकूत करके, ये एक नॉन टर्किश रहता है। इसको रजिया जो है आमिर ए अखूर बना देती है। क्या बनाती है? आमिर ए अखूर। एक्चुअली इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द हॉर्स। जो घोड़ा जितना है तुम्हारे सल्तनत में एंड ऑल, उस सब का जो देखभाली और उसका जो हेड है, उसको आमिर ए अखूर बोलते थे। सो यहाँ पे एक्चुअली सारा ऑफिसेस जो है टर्किश ही ऑक्युपाई करना चाहते थे, लेकिन ये क्या कि एक एब्सिनियन आदमी को, मलिक जमाल उद्दीन याकूत को ये ऑफिस दे देती है। और इससे क्या होता है, टर्किश जो आमिर्स होते हैं ये काफी दुखी हो जाते हैं इस डिसीजन से। इस तरह आगे जाते हैं तो देखते हैं कि रजिया ने काफी नॉन टर्क्स को काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट थमा देती है, जिसके कारण जो ये मैटर है वो काफी आग पकड़ लेता है। ये वही हो गया, आग में घी डालने वाला काम कर दी। अब क्या हो गया, जो ये टर्किश थे, जो नोबल्स थे, ये उनको उनके ऊपर ब्लेम लगाने लगे, उनको एक्यूज करने लगे कि जो फेमिनिन मॉडेस्टी है, जो फेमिनिन मॉडेस्टी है, वो ये वायोलेट कर रही है। ठीक है, जैसे एक फीमेल को होना चाहिए वो ये नहीं कर रही है, इसलिए उस मॉडेस्टी को ये वायलेट कर रही है। प्लस ये भी बोलते हैं कि सी वाज टू फ्रेंडली विथ याकूत, जो आमिर याकूत था उसके साथ काफी ज्यादा इनका दोस्ती था। तो ये भी इनके ऊपर आरोप लगता है। ठीक है, अब क्या था, रजिया सुल्तान के ऊपर ये तो आरोप था ही कि याकूत इनका कुछ लग रहा है यहाँ पे, इसीलिए इनको ऑफिस दिया जा रहा है, एब्सिनियन स्लेव एंड ऑल। ठीक है, इस तरह उनका मॉडेस्टी भी जा रहा है, फेमिनिन मॉडेस्टी भी जा रहा है। तो उसी वक्त एक गवर्नर थे भटिंडा के, गवर्नर थे भटिंडा के, उनका नाम था मोहम्मद अल्तुनिया। मोहम्मद अल्तुनिया काफी इम्प्रेस थे रजिया के लुक्स एंड ऑल ये सब चीज से, एंड ही वाज लाइकिंग रजिया सुल्तान। लेकिन इनको भी पता चलता है कि वो जो रजिया सुल्तान है शायद याकूत को पसंद करती है, बट इट वाज नॉट प्रूव्ड। ऐसा अफवाह भी हो सकता है, जिसके कारण मोहम्मद अल्तुनिया क्या करता है, जो गवर्नर रहता है बटिंडा, वो रिवोल्ट कर देता है, वो रिवोल्ट कर देता है। इसी बीच टर्किश जो नोबल्स होते हैं वो भी तो रजिया सुल्तान से खफा थे, उनको भी एक मौका मिल जाता है रजिया के अगेंस्ट कॉन्स्पायर करने का, पीठ पीछे छुरा भोंकने का रजिया का। जो नोबल्स होते हैं, ये टर्किश जो नोबल्स होते हैं, ये मिल जाते हैं जाके मोहम्मद अल्तुनिया से, लेकिन ये बात रजिया को पता नहीं चलता है, और रजिया के अगेंस्ट में कॉन्स्पायर करते हैं। जब रजिया खुद से खुद से रिवोल्ट को सप्रेस करने जाती है भटिंडा, तो उस समय जो आर्मी है रजिया का, वो तो टर्किश नोबल्स लीड कर रहे थे, और उनका तो साथ हो गया था मोहम्मद अल्तुनिया से। इस तरह क्या होता है, वहां पर रजिया को इम्प्रिजन कर लिया जाता है बाय अल्तुनिया। अल्तुनिया उसको उनको रजिया को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, जेल में डाल देता है, कहां पे? फोर्ट ऑफ भटिंडा में। और आगे जाके अल्तुनिया गुस्सा था याकूत से, याकूत को मार देता है अल्तुनिया। बट रजिया को ये बात पता था कि जो मोहम्मद अल्तुनिया है वो उसको पसंद करता है। उस तरह उसको फंसा के रजिया निकल जाती है जेल से बाहर, उसको ट्रिक कर देती है मोहम्मद अल्तुनिया को, और ट्रिक करने के बाद वो जेल से बाहर हो जाती है। और जेल से बाहर होने के बाद सबसे पहले वो जानती थी कि नोबेल्स उसके साथ ये किए, तो कुछ आर्मी ही था उनके पास, ज्यादा कुछ था नहीं। अब तो सब कुछ नोबेल्स के कंट्रोल में वहां पे दिल्ली में आ चुका था। अल्तुनिया के साथ कुछ आर्मी आ जाते हैं रजिया के साथ। एक्चुअली ये दोनों एक साथ हो जाते हैं यहाँ पे रजिया के ट्रिकिंग के कारण।
और नोबेल्स के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देता है। लेकिन नोबेल्स के अंदर तो पूरा दिल्ली सल्तनत का आर्मी था और यहाँ पे रजिया हार जाती है और यहाँ पे वो इस वॉर में नोबेल्स के अगेंस्ट मारी जाती है रजिया सुल्तान, और इस तरह रजिया सुल्तान इज डेड। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूलर रजिया सुल्तान के बाद कौन आते हैं, किस तरह आते हैं और क्यों आते हैं। किसी को कोई डाउट? होप की डाउट नहीं होगा आप लोग को। आगे देखते हैं फिर। जो रजिया सुल्तान के अल्तुनिया कौन नॉन टर्किश था? हाँ, अल्तुनिया नॉन टर्किश नहीं, अल्तुनिया तो टर्किश ही था। अल्तुनिया एक्चुअली मोहम्मद अल्तुनिया जो था वो गवर्नर था तुम्हारा बटिंडा का, जो कि टर्किश नोबल्स के साथ मिल गया था। नोबल्स के साथ मिलने का मतलब ये कि वो टर्क्स था, क्योंकि नॉन टर्क्स के साथ तो पहले बात वो नोबल्स जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और बताया भी था कि सारा हायर ऑफिसेस तुम्हारे इनके पास ही था, टर्क्स के पास ही था, तो ऑब्वियसली अल्तुनिया टर्क्स ही होंगे, नॉन टर्किश नहीं होंगे। और कुछ? ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो स्टोरी लास्ट में क्लास के बाद फिर बता देंगे, एक बार रहना। बहरम शाह को देखते हैं। रजिया के बाद जो नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पे जो आते हैं वो उनका नाम होता है बहरम शाह। एंड इनका जो टाइम पीरियड होता है ये है 1240 से 1242, 1240 से 1242। एक्चुअली बहरम शाह जो थी वाज द मोस्ट यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश, और बहरम शाह को थ्रोन पे आ जाते हैं किसके द्वारा? ये जो चालीसा ग्रुप का था आदमी, यही लोग बनाते हैं तुम्हारा बहरम शाह को तुम्हारा सुल्तान। लेकिन क्या करते हैं, ये तो सुल्तान बन गए तुम्हारा बहरम शाह, लेकिन उसके नीचे सुल्तान के नीचे एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं डेप्यूटी सुल्तान को। ठीक है, डेप्यूटी सुल्तान का एक नया पोस्ट बना देते हैं, इसको बोलते थे ये लोग नैब ए मुमालिक। डिप्यूटी सुल्तान का पोस्ट का नाम क्या था? नैब ए मुमालिक। पोस्ट का नाम नैब ए मुमालिक, और जो आदमी यहाँ पे बैठेगा उसको बोलेंगे नायब, NAIB नैब। और ये जो चालीसा ग्रुप में से ही कोई बनेगा, तो इस चालीसा ग्रुप का जो कुछ पावर जो था वो सब नैब के हाथ में डाल दिया था, इस डिप्यूटी सुल्तान के हाथ में आ जाता है। अभी तो बहरम शाह को जो थ्रोन पे लाया गया वो तो चालीसा के द्वारा ही लाया गया, लेकिन वो क्या करते थे बहरम शाह, अपना ऑर्डर्स पूरा एसर्ट करते थे चालीसा के ऊपर। चालीसा का कोई बात नहीं मानता था तो फिर भी मनवाते थे जबरदस्ती, और ये बात चालीसा को पसंद नहीं आया कि हम ही बनाए तुमको सुल्तान, मेरे ऊपर ही तुम हुक्म झाड़ रहे हो। ठीक है, और इसलिए चालीसा गुस्सा होकर एक दिन बहरम शाह को भी मार देते हैं, और बहरम शाह को भी चालीसा हटा देते हैं पूरा सीन से। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूलर अलाउद्दीन मसूद शाह। बहरम शाह इज आउट ऑफ सीन एंड ही इज डेड। नेक्स्ट रूलर इज अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका टाइम पीरियड है 1242 से 1266 के अराउंड। इनको भी कौन लाता है? चालीसा लाता है थ्रोन पे, लेकिन इनका भी जो रीन होता है वो ज्यादा लंबा एंड ऑल, ये 66 नहीं होगा, 1246 होगा, तो करेक्ट कर लेना, 1242 से 1246 होगा। तो इनका भी जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इनको भी चालीसा उठा फेंकते हैं और नए सुल्तान को लाते हैं जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नया सुल्तान चालीसा के पसंद का सब बनेगा सुल्तान, नहीं है अगर फिर भी अगर जो पसंद करके लाए और वो उनके मन मुताबिक काम नहीं कर रहा तो चालीसा उसे उखाड़ फेंकते थे और नया सुल्तान को बना देते थे। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद उनका 2 साल का रहता है टाइम पीरियड, 1242 से 1246। उसके बाद आते हैं नसीर तुम्हारे नसीरुद्दीन महमूद। अब देखते हैं नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। सो नसीरुद्दीन महमूद का जो टाइम पीरियड है ये है 1246 से लेके 1266 AD तक का। सो यहाँ पे स्टोरी कुछ ऐसा है कि 1246 में जो चालीसा का ग्रुप रहता है उसके एक पावरफुल मेंबर होते हैं। जो चालीसा का ग्रुप था उसके सबसे एक पावरफुल
मेंबर होता है जिसका नाम था उलुग खान, ULUGHKHN, उलुग खान। इन्हीं को बाद में बलबन एक्चुअली बोला गया है। सो ही वाज ए मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ चालीसा। ये अगर पावरफुल मेंबर है चालीसा तो इन्हीं का चलेगा, इन्हीं के हिसाब से कोई सुल्तान बनेगा। तो नसीरुद्दीन जो था, महमूद जो सुल्तान बना, इन्हीं के कहने पे बना, इन्हीं के डायरेक्शन, उलुग खान के ही डायरेक्शन पे नसीरुद्दीन बनता है तुम्हारा नेक्स्ट सुल्तान। नसीरुद्दीन जो था, ही वाज ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश, ही वाज ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश, इसे थ्रोन पे बना देता है। और उलुग खान खुद को नैब बना लेता है, वो चालीसा का जो है डेप्यूटी सुल्तान बन जाता है, नैब। उलुग खान यहाँ पे डेप्यूटी सुल्तान बन जाता है। लेकिन क्या होता है 1253 में कुछ चालीसा के ग्रुप जो लोग होते हैं वो कॉन्स्पायर करते हैं तुम्हारा उलुग खान यानी बलबन के अगेंस्ट में, और बलबन को हटवा देते हैं तुम्हारा नायब के पोस्ट से, नायब के पोस्ट से बलबन को हटवा देता है। और किसी हिंदुस्तानी मुसलमान जो हिंदुस्तान के थे, इमद उद्दीन, IMADU इमद उद्दीन, उसको नायब बनवाते हैं। लेकिन क्या था कि बलबन बहुत छोटे से ही नसीरुद्दीन को जानता था, और जब नसीरुद्दीन सुल्तान था और ये डेप्यूटी सुल्तान था, दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशन था, जिसके कारण बलबन का जो इन्फ्लुएंस था नसीरुद्दीन के ऊपर वो काफी ज्यादा अच्छा था। और इसी इन्फ्लुएंस के कारण वो अपना पोजीशन वापस ले लेते हैं नैब का। उनका इन्फ्लुएंस नसीरुद्दीन सुल्तान था तो इसके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस था इसका, तो बोले कि नहीं, इसको हटाओ इमदुद्दीन को और हमको वापस से नैब बनाओ। तो 2 साल तक ही इमदुद्दीन नैब रहते हैं, उसके बाद फिर से वापस बलबन नए नैब बन जाते हैं। और इस बार बलबन नैब बनने के बाद जो सुल्तान के इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं, जो उसके आगे पीछे करने वाले लोग होते हैं, वहां पे सिर्फ अपने सपोर्टर या फिर अपने आदमियों को लगा देते हैं, जो कि उनको अपोज नहीं करे, कुछ कॉन्स्पायर नहीं करे। इस वक्त के जो हिस्टोरियंस थे, एक थे इब्ने बतूता और एक थे इस्माइल। अगर इनका हिस्ट्री का जो लेखा जोखा है वो माने इब्ने बतूता और इस्माइल का, तो इनके हिसाब से बलबन जो है क्या किया था, नेक्स्ट बार नायब बनने के बाद स्लो पॉइजनिंग स्टार्ट कर दिया था नसीरुद्दीन को, धीरे धीरे जहर देना शुरू कर, मतलब कोई दवाई मिला दिया खाने में या किसी चीज में जो धीरे धीरे लोग को मारे, वैसा शुरू कर दिया था, जिसके कारण नसीरुद्दीन जो है 1265 में डेथ हो जाता है। और उसके बाद बलबन जो है वो दिल्ली का गद्दी पे, थ्रोन पे आ जाता है। नसरुद्दीन महमूद इज डेथ एंड गयासुद्दीन बलबन आ जाता है तुम्हारा दिल्ली का सिंहासन। किसी को कोई डाउट? अदरवाइज स्टार्ट करेंगे गयासुद्दीन बलबन। आई होप कि नहीं होना चाहिए। बलबन से किसी को कुछ पूछना है उधर जो पहले पढ़ा है? ठीक है ज्योति, आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड है ये है 1266 से लेके 1287 AD के बीच। अब देखते हैं इनके टाइम पीरियड में क्या क्या चलता है। इस समय जो स्ट्रगल चल रहा होता है, सुल्तान तो बलबन आगे गया, प्लस टर्किश नोबल्स यानी चालीसा का ग्रुप, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चलते रहता है। लेकिन बलबन जब थ्रोन पे आ जाते हैं, जो उलूग खान था नाम था, ये भी तो चालीसा के मेंबर थे, ये बलबन जब थ्रोन पे आ जाते हैं तो ये जितना चालीसा का पावर है वो सब अपने में समा लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। 1266 में चालीसा को लेवल ऑफ पावर लेस कर देते हैं ये। तो इनके वक्त क्या होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रहता है दिल्ली के समय में और दोआब के रीजन में, वो काफी खराब रहता है। इसलिए ये जो एलिमेंट्स था जिसके कारण ये सब खराब हो रहा था, बलबन एक पॉलिसी को अडॉप्ट करता है जिसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय हुम। सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन ही अडॉप्ट किए थे पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड, मतलब ये काफी रूथलेस पॉलिसी था सप्रेस करने का, खून एंड खून बहाना है और फिर किसी एरिया को जीत लेना अगर कोई एलिमेंट्स वैसा डिस्टर्ब कर रहा है। अपना जो भी डिटोरिएट करता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको सही करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इन्होंने कभी ये जानते थे
कि अगर कोई नोबेल या चालीसा अगर कोई पावरफुल पोजीशन पे चला जाए और बहुत ज्यादा पावर ले ले, तो वो इनके अथॉरिटी को अपोज कर सकता था। इसलिए कभी ये अलाउ ही नहीं किया कि किसी नोबेल को या फिर चालीसा को कोई ग्रेट पावर दे, या फिर उनको एज्यूम करने ही नहीं देते ग्रेट पावर। जैसे लेते थे उसको एलिमिनेट ये कर देते थे। अब आप क्या हुआ था, ये तो चालीसा के ग्रुप के मेंबर थे, ये तो कोई तुम्हारा जो स्लेव डायनेस्टी चलते आ रहा था ऊपर से लेके नीचे तक, उसके मेंबर तो थे नहीं। तो पीपल लोगों में ये संदेह था कि इनका अथॉरिटी है कि नहीं इस गद्दी पे। याद करो इल्तुतमिश तो लिखवा के लेते आए थे, तुम्हारा इल्तुतमिश वो तो लिखवा के लेते आए थे कैलिफेट से कि उनका लेजिटिमेट अथॉरिटी है इस गद्दी पे। लेकिन यहाँ पे बलबन कैसे प्रूफ करेंगे ये सब चीज, ये देखते हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्होंने एक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, पॉलिटिक्स। सो वो एक थ्योरी देते हैं जिल ए इलाही का। किस चीज का? जिल ए इलाही का थ्योरी देते हैं, दैट इज शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इस थ्योरी फॉर्मेशन के पीछे तुम्हारा जो बलबंत है ये बोलते थे कि वो जो सुल्तान बने हैं, या वो जो सुल्तान, वो जो रूल कर रहे हैं धरती पे आप लोगों को, ठीक है, पीपल को, वो अपने इच्छा से नहीं कर रहे हैं, उनको भगवान ने ऐसा भेजा है। तो ही इज सुल्तान ड्यू टू द विल ऑफ गॉड। अब भगवान ने ही अथॉरिटी उनको दे दिया है, तो इसके आगे क्वेश्चन तो कोई कर नहीं सकता है। तो जिसके कारण इनका जो स्टेटस है लोगों के बीच में वो काफी उठ जाता है। तो इट रेज द स्टेटस ऑफ सुल्तान। प्लस अपना अथॉरिटी और अपने आप को दिखाने के लिए कि ये अच्छे और वॉरियर फैमिली से हैं, वो क्या बोलते हैं, ही कनेक्टेड हिमसेल्फ विद द ग्रेट ईरानियन फैमिली। वो बोलते हैं कि वो उस ईरानियन फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ के एक हीरो थे अफरासियाब। जैसे कि हरकुलस उर्कुलस जानते हो ना, जो माउंटेन उठा लेता है, उस मिथिकल हीरोज, उसी तरह ईरान के फैमिली में एक था मिथिकल हीरो अफरासियाब। तो बोलते हैं ये उसके फैमिली से हैं, ठीक है, और अपना अथॉरिटी को, स्टेटस को बढ़ाते हैं लोगों के बीच में। प्लस ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ प्योरिटी ऑफ ब्लड, प्योरिटी ऑफ ब्लड, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ही स्टेटेड नंबर ऑफ इरानियन प्रैक्टिसेस, बहुत ज्यादा कुछ कुछ ईरान में जो प्रैक्टिस होता था वो सब प्रैक्टिस को अपने कोर्ट में लाते हैं। फेमस क्वेश्चन है कि कौन कौन से ईरानियन प्रैक्टिसेस, या फिर नाम आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये क्या था, तो और या फिर कौन लाया था ये प्रैक्टिसेस। तो ये जो ईरानियन प्रैक्टिसेस थे उसमें से एक था सिजदा, SIZDA, सिजदा। मतलब जो सुल्तान है उसके आगे कोई भी लोग अगर आएगा तो उनको ग्रीटिंग जब करेगा, कैसे करेगा, हाफ बेंड हो जाएगा, अपने कमर को झुका लेगा, और उसके बाद अपना हाथ को जो है वो हिला के सैल्यूट करेगा झुका के। तो उसको बोलते हैं सिजदा करना। तुम देखते होगे पुराने सब सीरियल्स वगैरह में, या फिर मुगल्स वगैरह देखते हो सीरियल्स, तो सिजदा करते हैं लोग झुक के, उसको बोलते हैं सिजदा। ये ईरानियन प्रैक्टिस था और ये लाया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, बेंडिंग एंड मूविंग ऑफ हैंड्स फॉर सैल्यूट। दूसरा ईरानियन प्रैक्टिस जो बलबन लाए थे उसको बोलते हैं पाइबोस। पाइबोस सुल्तान को रेस्पेक्ट करने के लिए, उनका ऑथोरिटी, उनका सुप्रीमेसी को मानने के लिए, अगर किसी को मानना है या फिर किसी को मनवाना है, तो बलबन साहब बोलते थे कि आओ जो मोनार्क है, जो सुल्तान है, उसके कदमों को चूमो, किसिंग द फीट ऑफ ए मोनार्क। ये है पाइबोस। सिजदा एंड पाइबोस वाज ब्रॉट बाय गयासुद्दीन बलबन। ये दो सिस्टम लाए थे। आगे देखते हैं। अब जो नॉन टर्क्स थे, ठीक है, जो नॉन टर्क्स थे उसके प्रति बलबन का क्या एटीट्यूड? काफी इनसिग्निफिकेंट था, कोई सिग्निफिकेंस का है नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेडी नहीं थे कि अपना पावर को जो है ये किसी से शेयर कर, चाहे वो टर्क्स हो चाहे वो नॉन टर्क्स हो, किसी से ये शेयर अपना पावर नहीं करना चाहते। क्योंकि इनको पता था, पहले भी बताए थे कि अगर इनको पता था कि कोई अगर पावर बहुत ज्यादा एक्वायर कर लेगा तो फिर इनका अथॉरिटी को अपोज करने लगा, तो पावर शेयर ही नहीं करेंगे। इवन विथ हिज ओन फैमिली, अपने फैमिली वाले के साथ भी पावर ये शेयर नहीं करना पसंद करते। बलबन जाने क्यों जाते हैं? अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए। अपने आप को ये बहुत वेल इन्फॉर्म्ड रखते थे, मतलब करंट अफेयर्स रोज पढ़ते थे अपने जगह। कैसे? बलबन जो है काफी ज्यादा जो स्पाइज हैं, स्पाइस जासूस को हर एक डिपार्टमेंट में लगा दिए थे जो कि इनको इन्फॉर्म करते थे। प्लस
ये सामंत उमंत वाला आर्मी वाला सिस्टम को उतना नहीं फॉलो करते थे, ये सेंट्रलाइज्ड आर्मी रखते थे अपने अंडर आर्मी, जो कि डील करते थे अगर इंटरनल में भी कोई डिस्टरबेंस कर रहा है, अंदरूनी में भी कोई ऐसा है, मतलब अंदर के जो सल्तनत है वहां पे भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, उससे भी डील करती थी आर्मी। प्लस जो मंगोल्स का अटैक था वो तो हो ही रहा था, उस मंगोल्स को अटैक को भी रोकने के लिए ये आर्मी जरूरी था। एक्चुअली मंगोल्स इस समय तक अपने आप को पंजाब तक पहुंचा लिए थे और काफी ज्यादा थ्रेट था दिल्ली सल्तनत को, इसीलिए आर्मी को भी, सेंट्रलाइज्ड आर्मी जो हमेशा रेडी रहे, वो जरूरी था मेंटेन करने के लिए। अब इस कारण से अपने मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए बलबन ने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट ही क्रिएट किया हुआ था। इस डिपार्टमेंट को बोलते हैं दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज। और ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट हेड करता था दीवाने अर्ज को, उसका नाम था अर्ज ए मुमालिक। इसका हेड होगा अर्ज ए मुमालिक। ऑब्वियसली इन्होंने जो दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वहां पे जो रेबेलियंस हो रहा है, तो वहां पे भी कुछ कुछ आर्मी लगा दिया था ताकि इन रेबेलियंस को रोका जा सके। जैसे कि मेवाड़, दोआब, अवध, कटिहार, ये सब पे रेबेलियंस हुआ और आर्मी गई वहां पे और इन रेबेलियंस को सप्रेस कर दिया जाता है बुरी तरह से। सो कह सकते हैं कि पूरे जो आर्किटेक्ट है दिल्ली सल्तनत को स्ट्रांग बनाने के पीछे, वो बलबन का काफी बड़ा हाथ है। तो ही इज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। पर्टिकुलरली किस बात में, कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट रन हो रहा है, वो इंस्टीट्यूशंस जैसे दीवाने अर्ज एंड ऑल, ये सब बनवाना एंड ऑल। प्लस जो नॉन टर्किश है, ठीक है, उसको हटा दिए नॉर्मली सब पावर से, अथॉरिटी से। और जिसपे ये ट्रस्ट करते थे वो काफी नैरो रेशियल ग्रुप के लोग थे, काफी नैरो रेशियल ग्रुप के लोग पे ये ट्रस्ट करते थे। और इसके कारण क्या हो, जो बाकी ऑफिशियल्स थे, नोबल्स एंड ऑल, ये काफी डिससेटिस्फाइड रहते हैं तुम्हारा बलबन से। और इस डिससेटिस्फैक्शन के कारण इनके बीच में, बलबन के बीच में और तुम्हारा जो नोबल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, बाकी जो पीपल है दूसरे ग्रुप के, दूसरे रेशियल ग्रुप्स के, काफी डिससेटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टरबेंसेस भी बढ़ जाता है। और इनके डेथ के बाद स्पेशली ये जो डिस्टरबेंसेस और ट्रबल्स है, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। एक्चुअली देखते हैं इनका डेथ कैसे हुआ। बात है 1285 का। इस समय मंगोल अटैक हुआ होता है, ठीक है, मंगोल अटैक होता है 1285 में। इस बैटल में मंगोल्स हार जाते हैं, मंगोल्स हार जाते हैं, लेकिन इस बैटल में जो लीड कर रहे थे वो थे तुम्हारा बलबन का सबसे छोटा बेटा, यंगर बेटा, यंगर सन, नसीरुद्दीन महमूद या फिर शाहिद ए आजम, शाहिद ए आजम। तो इस युद्ध में भले जीत जाते हैं तुम्हारे बलबन, लेकिन इनका जो यंगर सन है ये मर जाता है बैटल में। और ये बात बलबन को अंदर से खाए जाता है और इसी अफसोस में वो 1287 में अपना देह त्याग देते हैं। बेटे के मरने के बाद ये जी नहीं सके और खुद भी चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सुल्तान बनते हैं दिल्ली सल्तनत के, वो उनका नाम है मुइज उद्दीन कैकाबाद, मुइज उद्दीन कैकाबाद। इनका रीन जो है वो 1287 से 1290 का रहता है। सो बलबन का जो सबसे बड़ा बेटा एक्चुअली रहता है, याद करो वो नसीरुद्दीन जो सबसे छोटा बेटा था जो चला गया, लेकिन उनका एक सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था बुगरा खान। क्या था? बुगरा खान। एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट सुल्तान रहता है बंगाल का, बुगरा खान का सबसे बड़ा, 1266 से 1287 के टाइम पे। और ये जो कैकाबाद था, कैकाबाद था, ये बुगरा खान का ही बेटा था। दैट मीन्स ग्रैंडसन ऑफ बलबन वाज कैकाबाद। कैकाबाद सिर्फ 18 वर्ष का था जब वो थ्रोन पे आया था। बुगरा खान का बेटा कैकाबाद यानी ग्रैंडसन ऑफ बलबन 18 साल की उम्र में आता है थ्रोन पे। लेकिन बलबन की मृत्यु से पहले यानी 1287 से पहले क्या बलबन चाहता था कि कैकाबाद बने? द आंसर इज नो। उसने अपने मृत्यु से पहले ही नॉमिनेट कर दिया था अपने जो नसीरुद्दीन बेटा जो था उसका सबसे यंगर सन, उसका बेटा काई खुसरव को, यानी अपने ग्रैंड सन को काई खुसरव को नॉमिनेट किया था। लेकिन बुगरा खान को यह बात मंजूर नहीं हुआ क्योंकि सबसे बड़ा बेटा तो यह था। तो इस प्रपोजल को डिक्लाइन कर देता उनके मरने के बाद।
और कई खुसरो को नहीं मानता है एज ए सुल्तान, और नसीरुद्दीन महमूद तो मर ही जाता है, तो कई खुसरो के लिए कोई है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए बलबंस का जो बेटा रहता है तुम्हारा बुगरा खान सबसे बड़ा, उसका बेटा बनता है कैकबाद नेक्स्ट। लेकिन इसका भी जो टाइम पीरियड है काफी ज्यादा नहीं चलता, 1290 में ये भी डेथ कर जाता है। और उसके बाद जो नया सुल्तान बनता है 1290 में, वो है कैमूर, KAIMU। 1290 में आता है कैमूर। कैमूर कैमूर का भी पीरियड बहुत छोटा रहता है, मुश्किल से कुछ महीने का रहता है। देखते हैं इसके साथ क्या ट्रेजेडी होता है कैमूर के साथ, कि कैमूर चला जाता है और स्लेव डायनेस्टी इसके बाद खत्म हो जाता है। आज का लास्ट टॉपिक बात है 1290 का। एक मिनिस्टर होता है फिरोज। ये जो मिनिस्टर होता है फिरोज, याद करो हम बताए थे एक ऑफिस था अर्ज ए मुमालिक का, मिलिट्री वाला। दीवाने अर्ज का जो हेड था अर्ज ए मुमालिक, उसका हेड था फिरोज। फिरोज क्या करता है, कैमूर को मर्डर कर देता है। कैमूर का मर्डर कर देता है और खुद थ्रोन पे आ जाता है। जिस फोर्ट में कैमूर को मारा जाता है फिरोज के द्वारा, उसका नाम है फोर्ट ऑफ किलोखारी। इस किला में कैमूर को मार दिया जाता है। एक्चुअली बुलाया जाता है कि आओ कुछ मिल बैठते हैं तीन यार, और उसी में इनको मार दिया जाता है। यहाँ पे ये जो ग्रुप था फिरोज का, इसको बोलते हैं खलजी नोबल्स। और ये जो ग्रुप था खलजी नोबल्स का, दिस वाज लेड बाय दिस फिरोज, जो कि हेड थे तुम्हारा अर्जे मुमालिक का, जो कि मार देते हैं कैमूर को। और इसके बाद फिरोज कैमूर को मारने के बाद स्टैब्लिश करते हैं अपना खुद का डायनेस्टी थ्रोन पे आने के बाद, जिसको बोलते हैं खलजी डायनेस्टी। कुछ स्कॉलरली जो हिस्टोरियंस है, जो पीएचडी एंड ऑल करते हैं, वो बोलते हैं इसको ये डायनेस्टिक रिवॉल्यूशन था ऑफ 1290 AD। और इससे क्या होता है, जो स्लेव डायनेस्टी है वो खत्म हो जाता है, और फिरोज जो है वो दिल्ली की गद्दी पे आ जाते हैं, और अपना टाइटल, अपना नाम जो रखते हैं गद्दी पे आने के बाद, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खलजी का टाइम पीरियड शुरू होता है, एंड खलजी डायनेस्टी कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। कल हम लोग देखेंगे खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खलजी वो क्या करते हैं, उसके सक्सेसर्स क्या करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। हम यहाँ पे हैं अभी कुछ देर के लिए। आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट भी है तो